बस ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है मर्सिडीज E180 डिज़ाइनर पैकेज 2021 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 से आना शुरू हुई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि 2021 में आया है और 21 में इस गाड़ी की हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर और इंटीरियर में कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं। ये शेप बेसिकली 20 के एंड में लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन इसको कहते हैं 21 वाली शेप है और अब ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक एस क्लास जैसी लगती है। अगर इसको डीबैच कर दिया जाए तो इसको एक नया बंदा एस क्लास से भी कंफ्यूज कर सकता है और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार क्योंकि डिज़ाइनर पैकेज है तो इसमें फीचर्स एस क्लास के करीब ही आते हैं। कैसे, मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के प्राइस की तो इसकी डिमांड 4,25,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पेंट जॉब का काम भी किया जाता है। सो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, मॉडिफिकेशन या फिर कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ई क्लास and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी हद तक लेटेस्ट एस क्लास से मिलती जुलती है। इसको अगर आप एक नज़र में देखें तो आपको एस क्लास लगेगी, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके साइज से और हेडलाइट के डायमेंशन से आपको आइडिया हो जाए कि ये गाड़ी ई क्लास है। पहले इस गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। फेसलिफ्ट के बाद इसका बोनट, फेंडर्स, हेडलाइट, बम्पर, बैक पे इस गाड़ी की टेल लाइट्स और डिग्गी भी चेंज कर दी गई और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि डिजाइनर पैकेज है तो इसमें फीचर्स भी मैक्सिमम लिए गए हैं। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटो लेवलिंग वाली हैं। आप इस गाड़ी को जब ऑन करते हैं तो ये नीचे जाके ऊपर आती हैं और इसके अलावा यह भी सारी LED में इसके ऊपर एक काफी शार्प सी DRL दी गई है और इसके अलावा ये हेडलाइट्स देखने में भी काफी प्रीमियम है। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और रडार भी ऑफर करती है और इसके अलावा इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है तो इसमें फ्रंट पे यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। फ्रंट कैमरा और 360 डिग्री कैमरा सेटअप आपको यूजुअली एस क्लास में देखने को मिलता है। एड ऑन में तो ये सी क्लास में भी आ जाता है, लेकिन कंपनी से जो चीज आती है ये एस क्लास नहीं आती है, इसमें एड ऑन करवाई गई है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि डिजाइनर पैकेज है, एक्सक्लूसिव पैकेज है तो इसमें फ्रंट पे क्रोम काफी ज्यादा यूज किया गया है और इस पे कोई फॉग लैंप वगैरह नहीं दिए गए। यहाँ पे जस्ट ब्लैंक स्लॉट्स आते हैं और इसके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। मैंने इससे पहले इसके ई क्लास के AMG वर्जन का रिव्यू भी किया हुआ है, उसमें फॉग लैंप वाला एरिया थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है। उसमें यहाँ पे एयर के डक्ट्स दिए गए होते हैं, बोनट में कुछ स्कूप्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है, बट इसकी लुक बहुत ज्यादा एलिगेंट है और उसके अलावा इसमें 3.4 यहाँ बोनट पे दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर आप मर्सिडीज लें तो यही पैकेज लें क्योंकि इस चीज़ की एक अलग ही फील है। आपको ड्राइव करते हुए ये चीज़ जब अंदर से नजर आती है तो आपको सही फील आती है कि आप कोई मर्सिडीज चला रहे हैं। AMG वाली कार्स में यहाँ पे ऐसा 3.4 नहीं आता, जस्ट यहाँ पे एक बैच दिया गया होता है और उसका मर्सिडीज का लोगो ग्रिल में दिया गया होता है। इसके अलावा बोनट गाड़ी का अच्छा खासा मैसिव है, वाइपर्स में थोड़े से हिडन है। ऊपर यहाँ पे एस क्लास की तरह 2 अलग अलग सेंसर्स दिए गए हैं और इसमें फिर हेड अप डिस्प्ले भी आता है। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड पे भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा एलिगेंट है। डिजाइनर वर्जन में रिम भी 19 इंचेस के आते हैं और ये डिजाइनर वाला ही डिजाइन है। ये रिम आपको किसी और वर्जन में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्रोम भी काफी सारा यूज किया गया है। विंडोज के आसपास यहाँ पे काफी थिक एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। इसके साइड में जो है रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है। अगेन ये इसके 360 डिग्री कैमरा सेटअप का पार्ट है। इसके अलावा इसमें नीचे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा डोरलेस गाड़ी का सॉफ्ट अनलॉक भी आता है। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ भी चीजें बहुत ज्यादा एलिगेंट हैं। इसमें कुछ चीजें एड ऑन करवाई गई हैं जैसे कि सॉफ्ट क्लोज। इसके अगर मैं डोर को आधा बंद करूंगा तो ये बाकी खुद बंद होगा क्योंकि इसमें सक्शन डोर्स वाला फीचर लिया गया है। इसके अलावा इसमें ड्रेड डोर्स के अंदर प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जो कि अगेन आपको सिंपल ई क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा इसकी रूफ ब्लैक कलर की है क्योंकि ये पूरी ग्लास रूफ है और इसमें पैनोरामिक रूफ आती है। अगेन ये भी बड़ा मजे का फीचर है। और इसके अलावा इसके जो टायर्स हैं ये भी स्टैगर्ड हैं। पिछले टायर की प्रोफाइल 275 है जबकि अगले की 245 क्योंकि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के आते हैं और इसके अलावा साइज के लिहाज से ये गाड़ी D7 की सेडान है, यानी कि अगर पाकिस्तानी टर्म्स में देखा जाए तो कंपटीशन होंडा सोनाटा बनती है। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर यहाँ तक ऑफर करती है और फ्रंट पे भी। तो अगर आप इस गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो तो ये गाड़ी बेसिकली आपको यहाँ तक की हैजर्ड्स बताएगी। इसके अलावा इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी आती है जो कि पिछली ई क्लास में नहीं थी। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं और फ्रंट पे कोई बंदा आ जाता है या बैक पे कोई बंदा आ जाता है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है और वैसे वो ब्रेक बड़ी जोर की मारती है।
तो आप उस फीचर को अगर ऑफ रखें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। गाड़ी और ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस काफी होता है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी बहुत दे के ब्रेक मारती है। इसके अलावा इस गाड़ी का पेंट भी थोड़ा यूनिक है। मोस्टली ई क्लास के अंदर पेंट प्योर व्हाइट आता है, जबकि इसमें थोड़ा सा टिंटेड है। इसमें एक बेज वाला शेड है और यह भी पर्ल में है, तो इसकी फील काफी प्रीमियम है। बाकी इसमें सारी विंडोज प्राइवेसी वाली हैं। और अगर बात कीजिए इसका एक रेड लुक की, तो अगेन ये भी काफी हद तक एस क्लास की कॉपी लगता है। इसके जो प्रीफेसलिफ्ट वर्जन था उसमें टेल लाइट्स बैक पे सिंगल ही पीस आती थी और वो कार बेसिकली मेरे सामने ही खड़ी हुई है। इसकी आप टेल लाइट्स देख सकते हैं, काफी सिंपल सी हैं, जबकि इनको पतला करके लंबा कर दिया गया है और यहाँ भी पूरी ही एलईडी में है। रिवर्स और इंडिकेटर इसका टेल लाइट्स के अंदर ही दिया गया है, अगेन ये भी एलईडी में है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फीचर्स बहुत सारे ऑफर करती है, जो कि आपको अमूमन ई क्लास में देखने को नहीं मिलते। इस तरह से कि तो इस गाड़ी में जो टेल गेट है ये पावर्ड है। इसको अगर मैं अनलॉक करूंगा तो ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, और इसको मैं बंद भी इसी तरह कर सकता हूँ। यहाँ पर बटन दिए गए हैं, ये चीज़ आपको एस क्लास में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है, क्योंकि एक D7 के सेडान है। यहाँ पर आप आराम से 5 से 6 लोगों का लगेज रख सकते हैं। ये ट्रंक बहुत ज़्यादा डीप है। और इसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है, आप लेके रख सकते हैं, लेकिन कंपनी से नहीं आया। बाकी बैक पे इसका बेसिकली एक फ्यूज बॉक्स आता है, जैक दिया गया है, और इसके अलावा इसकी ड्राइव बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करने के लिए यहीं पर रिलीज दिए गए हैं, जिससे मैं इनको अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ बटन दिए गए हैं। ये 2 बटन हैं, एक से इस गाड़ी की ट्रंक बंद होगी और दूसरे बटन से इस गाड़ी की ट्रंक बंद होकर गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। इसमें 2 एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं, फेक नहीं है। इसके अलावा बैक पे फिर ये इसका ब्रेक लैम्प दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये E180 डिजाइनर पैकेज का इंटीरियर है। E180 कंपैरेटिवली इसे बहुत सिंपल सी आती है, जो कि सिंपल वर्जन होता है E200 भी, और मैंने इवन E350 का रिव्यू भी किया हुआ है, और वो गाड़ी भी इससे बहुत ज़्यादा सिंपल थी। ये गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। इवन एस क्लास के भी छोटे वर्जन में इतनी लग्जरी नहीं आती जितनी इस गाड़ी में दी गई है, और उसकी वजह यह है कि E180 में ये गाड़ी मैक्स आउट है। इसमें जितने फीचर आते हैं वो सब चेक मार्क किए गए हैं, और इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो कि ई क्लास ऑफर कर सकती है। मैंने इससे पहले एक सी क्लास का रिव्यू भी किया है, वो भी इसी तरह से टॉप ऑफ द लाइन वर्जन थी। वो रिव्यू आप मेरे पेज जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी ई क्लास में टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि एस क्लास में भी नहीं आती। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का इस एरा की मोस्टली कार्स जैसा है, और ये 3 स्पोक है। लेफ्ट साइड स्पोक को कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मोस्टली टच में है, और यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया की डिफरेंट चीज़ों के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं, और क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, और यहाँ से आप इसकी MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसका MID भी हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। इसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। बाकी इस गाड़ी का गेट शिफ्टर यहाँ स्टीयरिंग के पीछे राइट पे दिया गया है, ये बेसिकली इसका कॉलम शिफ्ट है, और इसके इंडिकेटर यहाँ लेफ्ट पे दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इसके राइट पे दिए गए हैं स्टीयरिंग के पीछे, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का पूरा ही स्क्रीन है। ये बेसिकली एक सिंगल ही पैनल कंटिन्यू करता है, मल्टीमीडिया स्क्रीन भी और MID भी, और इसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें थीम्स आती हैं, इसमें बेसिकली स्टाइल्स एंड डिस्प्ले में जाकर आप इसके थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें टोटल 5 थीम्स आती हैं, क्लासिक, स्पोर्ट, प्रोग्रेसिव, अंडरस्टेटेड एंड स्टैंडर्ड डिस्प्लेस। इन सारों के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, और हर डिस्प्ले ही काफ़ी यूनिक है। इन मोड्स के साथ इसकी एम्बिएंट लाइट्स भी चेंज होती हैं अगर आपने इसमें सेटिंग की हुई है तो। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हाई है। ये गाड़ी आपको इसका 360 डिग्री व्यू भी यहाँ पे देती है, मैप्स भी यहाँ पे शो करवाती है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको मोस्टली कार्स में देखने को मिलती हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करने बैठ जाऊँ तो ये रिव्यू 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो बात हम किसी और रिव्यू में करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए बाकी फीचर्स की, तो इसकी जो मीटर की हाउसिंग है ये सारी ही लेदर की फिनिश में है। इस गाड़ी का इंटीरियर बेसिकली ब्राउन और व्हाइट की कॉम्बिनेशन के साथ है, और ये भी अपनी से सिलेक्ट की हुई है। डिजाइनर पैकेज में आप इंटीरियर की थीम खुद डिजाइन कर सकते हैं, इसमें की गई है, और ये काफी एलिगेंट है। इसके मीटर की हाउसिंग के ऊपर एक यहाँ पे ग्रिल दी गई है, जिसमें इसका सब वूफर आता है। इसमें साउंड सिस्टम भी बर्मास्टर का है, और इसमें स्पीकर भी काफी सारे आते हैं। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर फिर एक हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है। हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका काफी डिसेंट है, क्वालिटी के लिहाज से काफी हाई है, और ये मुझे इसकी विंड स्क्रीन के अंदर इसकी स्पीड शो करवा रहा है। इसको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा इसकी विंड स्क्रीन के अंदर यहाँ पे नीचे मर्सिडीज का बैच भी दिया गया है, जो कि आपको काफी प्रीमियम फील देता है। इसके अलावा इस गाड़ी का पूरा ही डैशबोर्ड लेदर की फिनिश में है, और उससे नीचे फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन के पीछे नेविगेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ट्रैक पैड दिया गया है। ये स्क्रीन है भी टच में, और मैं इससे भी नेविगेट कर सकता हूँ। ई क्लास के पिछले वर्जन्स के अंदर ये टच में नहीं आती थी। जब ये शेप लॉन्च हुई थी तो इसकी इनिशियल स्क्रीन बहुत छोटी सी थी, और वो टच भी नहीं थी, जबकि ये टच में है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि फ़ोन, रेडियो, मीडिया, कंफर्ट, इन्फो, एप्स, सेटिंग्स में जाकर आप इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं, गाड़ी के फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं,
इसके अलावा लाइट्स में जाके आप इसकी एम्बिएंट लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग में भी RGB कलर्स आते हैं, यानी कि आप इसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें कुछ प्री डिफाइंड थीम्स भी आती हैं, जैसे कि अगर मैं ओशन ब्लू पे जाता हूँ तो इसकी पूरी थीम ब्लू हो जाएगी। अगर मैं पर्पल स्काई पे जाता हूँ तो ये थोड़ी पर्पल सी हो जाएगी। अगर मैं रेड मून पे जाता हूँ तो ये बेसिकली ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन फॉलो करेगी। इसके पाँवों में लाइट्स ब्लू होगी, बाकी एम्बिएंट लाइट्स इसकी रेड होंगी। इसके अलावा अगर मैं फायर रेड पे जाता हूँ तो ये पूरी कार रेड हो जाएगी। डॉन ब्लू में डिफरेंट थीम्स हैं और इन डिफरेंट थीम्स के लिहाज से आप इस गाड़ी के मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इफेक्ट्स पे जाकर मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करूँगा तो ये लाइट चेंज होगी कि नहीं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो लाइट स्टैटिक रहेगी, लेकिन अगर मैं क्लाइमेट वाली फंक्शन ऑन कर दूंगा तो जैसे मैं टेम्परेचर हाई करूँगा तो ये रेड होगी, जैसे मैं लो करूँगा तो ये ब्लू होगी। ये मेरे ख्याल से काफ़ी मजे का फीचर है। आप देख सकते हैं कि लो करने पे ब्लू हो रही है, हाई करने पे ये रेड हो रही है। इसके अलावा अगर मैं सीट कंफर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे जाके भी मैं इसकी सीट्स को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट या लेफ्ट सीट सेलेक्ट करके। और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट में मसाजर फंक्शन भी आता है, बोथ ड्राइवर और पैसेंजर की सीट में। फिर इसके अलावा ये सीट्स हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। इनमें फिजिकल बटन्स भी आते हैं यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक बटन्स भी आते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड भी हैं, इन पर आगे बात करूँगा अभी। इसके अलावा अगर मैं जाता हूँ गाड़ी की सेटिंग्स में तो यहाँ पे इसके डिफरेंट फीचर्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। कंफर्ट में जाकर इसके मैं क्लाइमेट कंट्रोल को चेंज कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी 3 जोन ऑफर करती है। और इसके अलावा फिर मीडिया में जाकर मैं अपना फोन इसके साथ पेयर कर सकता हूँ। यह गाड़ी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है। और इसका जो एंड्रॉइड ऑटो है ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, आपका फ़ोन इसके साथ फ़ौरन कनेक्ट होता है। और इसके अलावा इसमें फिर सेटिंग्स भी बहुत सारी आती हैं, अपने फोन को बेसिकली इधर मिरर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए स्क्रीन से नीचे दिए गए एरिया की तो यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं और इसके आसपास जो एरिया है ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है, पियानो ब्लैक फिनिश में। और इसके बीच में पियानो की तरह ही लाइंस कंटिन्यू की गई हैं। ये काफ़ी टेक्निकल सी और बड़ी फाइन सी लाइंस हैं जो कि इसके डोर्स के अंदर कंटिन्यू करती हैं और डोर से शुरू होकर ये फिर डैशबोर्ड के अंदर से कंटिन्यू करते हुए दूसरे डोर के अंदर जाके खत्म होती हैं। अगेन ये भी आपको टॉप ऑफ लाइन वर्जन में देखने को मिलती हैं। सिंपल वर्जन में ये ब्लैक ही आती है या फिर सिल्वर आती है और AMG में ये वुड की फिनिश में आती है। इसके अलावा इन इवेंट्स के बारे में भी एक मजेदार क्वर्क है और वो ये है कि जैसे आप इसको सेंटर में लाएंगे तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि अभी सेंटर में आ गए हैं। और इसके अलावा ऐसे 4 इवेंट्स इससे पहले सिर्फ S क्लास ऑफर करती थी। उससे नीचे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, साथ स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया इसमें 3 जोन है, 2 जोन फ्रंट पे हैं, 1 जोन बैक पे है। बाकी उससे नीचे कुछ और फिजिकल बटन दिए गए हैं और उसके पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे फिर एक ड्रॉर भी दी गई है और एक NFC का बैच दिया गया है। ये बेसिकली तब काम आता है जब इसके रिमोट की बैटरी डेड हो जाए। अगर लेट्स सपोज रिमोट काम नहीं कर रहा तो आप इसके रिमोट को यहाँ रखेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। रिमोट में NFC भी आती है। उससे पीछे फिर यहाँ पे इसके कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं और लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक डायनामिक सेलेक्ट दिया गया है। डायनामिक बेसिकली इसके ड्राइविंग मोड्स हैं। इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं वो हैं इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और फिर इंडिविजुअल। इन सारे मोड्स के लिहाज से एक गाड़ी इसका इंजन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग और फिर इसके अलावा स्टेबिलिटी प्रोग्राम को एडजस्ट करती है। फिर उससे पीछे इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है, अब इस गाड़ी की हाइट को भी रेस या लोअर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके 360 डिग्री कैमरा सेटअप का कंट्रोल दिया गया है, मैं इसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इको आइडलिंग का बटन दिया गया है और इसके रेयर सनशेड का दिया गया है। इसमें रेयर सनशेड भी आता है जिसको अब मैं इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा फिर सेंटर में इसका ट्रैक पैड दिया गया है जो कि फील के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है। पहले ये डिफरेंस आता था, अब इसको काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। इस पूरे ही एरिया के आसपास यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पे 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं जहाँ से मैं अपने फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसकी हाउसिंग लेदर की फिनिश में है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की S क्लास जैसी हैं, यानी कि इसमें डायमंड कट पैटर्न फॉलो किया गया है। ये परफोरेटेड है और इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड वाले दोनों फीचर आते हैं। मैं इनको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ वियर्ड सी है और वो ये है कि इसमें मैं हीटेड और कूल्ड सीट्स को दोनों इकट्ठा ऑन कर सकता हूँ। या तो सीट हीटेड होनी चाहिए या कूल्ड होनी चाहिए। मोस्टली कार्स में ये एक चीज़ एट अ टाइम ऑन होती है, बट इसमें आप दोनों को इकट्ठा भी ऑन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें दोनों ही सीट्स के अंदर मेमोरी फंक्शन भी आता है और इसके अलावा ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। मैं यहीं से बैठ के इनको एडजस्ट कर सकता हूँ और मैं यहीं से बैठ के पैसेंजर की सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा साउंड सिस्टम भी गाड़ी डोमेस्टिक ऑफर करती है और इसमें जो विंडोज़ के कंट्रोल हैं ये सारे ऑल ऑटो हैं। इनको मैं सिंगल टाइप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और इसमें विंडोज़ जो हैं ये भी एकॉस्टिक ग्लास वाली आती हैं, यानी कि ये डबल ग्लेज्ड हैं। इसकी थिकनेस अगर आप हाथ लगा के देखें तो किसी आम गाड़ी की विंडो से डबल है और इसकी वजह यह है कि ये साउंड प्रूफिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी S क्लास जैसे हैं। 20 मिनट्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसका रियरव्यू मिरर दिया गया है जो कि अगेन बॉर्डरलेस है। पीछे फिर ये सनग्लास होल्डर दिए गए हैं
कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में हैं। कैबिन लाइट्स इसकी रियरव्यू मिरर के नीचे भी आती हैं और इसके पीछे इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। इस रूफ को मैं यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसकी नॉइस भी ना होने के बराबर है। हर गाड़ी में इसकी अच्छी खासी नॉइस होती है, बट इसमें काफ़ी हद तक साइलेंट है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी किसी प्लेन की बिजनेस क्लास से कम नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बहुत सारा लग्जरियस है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि ई क्लास है तो बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और उसकी वजह यह है कि सेंटर में इसमें काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है। बाकी मेरे पास लेग रूम यहाँ पे सफिशिएंट है और हेडरूम का भी इसमें कोई खास इशू नहीं है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे मैक्सिमम इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें जो सीट्स हैं ये अगेन डायमंड कट पैटर्न में आती हैं और ये हीटेड भी हैं जिनको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसमें साउंड सिस्टम भी बड़बैस्टर का है। फिर इसके अलावा वही स्वीपिंग टैक्टिकल लाइन इसमें रेड डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू की गई हैं जो कि फ्रंट पे आती हैं। फिर इसमें रेयर प्राइवेसी कर्टन भी आते हैं जिनको मैं इस तरह से रेज या लोअर कर सकता हूँ। फिर बाकी बैक पे भी इसमें प्राइवेसी कर्टन आता है और इसके अलावा इसमें फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। इसके डोर्स पे भी एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, पैसेंजर्स के पाँव पे भी आती हैं और इसके अलावा इसमें सेंटर में फिर क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। ये प्रॉपर एक जोन है जिसको मैं यहाँ से बैठ के एडजस्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा नीचे फिर ये एक सिग्नल लाइटर और इसके अलावा 2 C2C पावर आउटलेट भी दिए गए हैं। ऊपर इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए पैनोरामिक रूफ आती है जिसके मैं ब्लाइंड को ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी रेडियल लाइट्स दी गई हैं और इसमें दोनों पिलर्स के अंदर भी एयर वेंट्स आते हैं जैसा कि एस क्लास में आते हैं। ये अगेन आपको ई क्लास की टॉप टियर्स में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ छोटी गाड़ियों में नहीं आती। बैक पे जो E200 खड़ी है या मैंने E350 का रिव्यू भी किया हुआ है, उनमें भी ये वाले एयर वेंट्स नहीं थे। फिर इसके अलावा सेंटर में इसमें एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसके अलावा इसको ओपन करके इसमें एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बाकी इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जो कि मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ और इसके अलावा ये दोनों ही बेंचेस 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं। इसमें बैक पे R6 के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, बैक पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी सिर्फ 1500 सीसी ऑफर करती है। ये E180 है। E180 में 1800 नहीं बल्कि 1500 सीसी टर्बोचार्ज इंजन आता है जो कि 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इस बॉडी में बहुत सारे इंजन आते हैं, ये 1500, फिर 2000। लेफ्ट पे जो कार खड़ी हुई है ये गाड़ी E200 है और इसमें इंजन 2000 सीसी आता है। फिर इसमें 4000 सीसी इंजन भी आता है बाई टर्बो और वो गाड़ी टॉप लाइन होती है। वो गाड़ी काफ़ी मॉन्स्टरस है, E63S कहते हैं उसको, लेकिन ये गाड़ी सिटी यूज के लिए ठीक है। ये गाड़ी सिर्फ 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है तो शायद आपको उतनी पावरफुल फील ना हो जितना आप मर्सिडीज से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन स्टिल इसकी कुछ अपसाइड्स हैं और अपसाइड्स ये हैं कि एक तो इस गाड़ी में टैक्सेस काफ़ी कम पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ 1500 सीसी है। फिर इस गाड़ी की एवरेज भी अच्छी होगी जो कि अगेन मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी और इसके अलावा ये इंजन है भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, ड्यूरेबल और ये मर्सिडीज की बहुत सारी और भी कार्स में आता है। इसके अलावा ये इंजन साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। सिर्फ 1500 होते हुए भी इसने इसका पूरा इंजन ब्रेक कवर किया हुआ है और इसका टर्बो भी यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो इनलाइन 4 सिलेंडर है, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के इंजन बेस के अंदर आपको एल्यूमिनियम भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा और इसकी वजह बेसिकली वेट रिडक्शन है। ये गाड़ी पिछली ई क्लास से साइज में ज़्यादा बड़ी है बट वेट में कम है और इसकी डेफिनेटली यही वजह है कि इसमें एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। एल्यूमिनियम बेसिकली लोहे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड एट द सेम टाइम वेट के लिहाज से कम होता है, लेकिन एक्सपेंसिव भी होता है, बट यहाँ पे मर्सिडीज ने चीप आउट नहीं किया। बाकी इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है एवरेज। ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है जो कि इतनी लग्जरियस और इतनी बड़ी गाड़ी से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल ये गाड़ी देती है और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एवरेज है। सिविक जितनी एवरेज आपको ये इतनी लग्जरियस कार भी देगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो आता है ई क्लास में यह है 245, 40 और 19। इसमें 19 इंच का रिम दिया गया है लेकिन रिम स्टैगर्ड है। फ्रंट पे रिम छोटा है, बैक पे ज़्यादा चौड़ा है। फ्रंट पे टायर की प्रोफाइल 245 है, बैक पे 275 है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है और 275 की लुक भी काफ़ी मज़ेदार आती है। इसके अलावा टायर्स गाड़ी ये मिशलिन के हैं जो कि ऑलमोस्ट न्यू ही हैं। ये आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी आता है, एक्सल लिफ्टर। आप इसको फ्रंट से लिफ्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रेकर्स को अवॉइड करने के लिए। ये चीज़ अगेन आपको छोटी ई क्लास में देखने को नहीं मिलती। बाकी इसमें फ्रंट पे कोई डक्ट्स नहीं दिए गए जैसा कि AMG में आते हैं। ये डेफिनेटली एक लग्जरी कार है और इसको आप ट्रैक पे तो लेके जाएंगे नहीं। और इसके अलावा फिर इसमें ऑल डिस्क ब्रेक आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आती हैं, ड्राइविंग मोड्स आते हैं और इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।